नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, आधुनिक भारत को स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहला वीडियो है। इससे पहले हम पॉलिटी के लगभग सारे वीडियो जो है बना चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। एक दो वीडियो है वो आने वाले टाइम में मैं वो वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो आज हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पहला चैप्टर है यूरोपियन कंपनियों का आगमन, कि कैसे यूरोपियन कंपनी भारत में आती है और इससे रिलेटेड हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप अगर अंत तक बनते हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए अंत तक बने रहिए और देखिए। तो हम बिना देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोलंबस द्वारा 1492 में भारत की खोज के क्रम में अमेरिका की खोज कर ली गई। अर्थात 1492 में जो है कोलंबस वो भारत की खोज के लिए निकले, लेकिन उन्होंने अमेरिका की खोज कर ली। और इसके बाद पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज के लिए निकले तथा उन्होंने भारत की खोज कर ली, ठीक है। 1492 में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन वो अमेरिका की खोज कर लेते हैं, ठीक है। भारत की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन कर किसकी खोज लेते हैं? अमेरिका की। उसके बाद 1498 में जो वास्को डी गामा है वो भारत की खोज के लिए निकलते हैं और भारत की खोज कर लेते हैं। इसके बाद हम कारण के बारे में बात करेंगे कि क्यों जो ये यूरोपियन कंपनियां हैं ये भारत की जो रास्ते की खोज है। अब आप इसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि उन्होंने भारत की खोज की। भारत कोई खो नहीं गया था कि उसे खोजा गया, बस उन्होंने जो समुद्री मार्ग था उस मार्ग की खोज की है, ठीक है। अब हम इस कारण पर बात करते हैं कि क्यों ऐसी क्या उन्हें ज़रूरत पड़ी थी कि वो समुद्री मार्ग से भारत आना चाहते थे। क्योंकि भारत का व्यापार हमेशा स्थलीय मार्ग के माध्यम से यूरोप से होता रहा, लेकिन एक ऐसी स्थिति बनी जब वह स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और इसके बाद कंपनियों का दौर चलता है, जहां समुद्री मार्ग से भौगोलिक खोजें शुरू होती हैं, ठीक है। भारत का यूरोप से पहले भी व्यापार होता रहा है स्थल मार्ग से, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी, कुछ ऐसे कारण बने कि जो वो स्थल का मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है ये खोज शुरू हुई। लेकिन सबसे पहले हम उस कारण को भी देखते हैं कि वो स्थल मार्ग अवरुद्ध कैसे हुआ। तो 1453 में यूरोप में पूर्वी भाग में कुस्तुनतुनिया क्षेत्र में अरबों का आक्रमण होता है तथा उस पर अधिकार जमा लिया जाता है। इस क्षेत्र पर अरबों के अधिकार के पश्चात यूरोप का भारत से व्यापार जो है वो बंद हो जाता है। इस कारण यूरोप से भारत के जो व्यापारिक संबंध थे टूट जाते हैं और उन्हें पुनः जोड़ने के क्रम में समुद्री मार्गों से भौगोलिक खोजें शुरू की जाती हैं। और इसी क्रम में 1492 में कोलंबस अमेरिका की तथा 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज कर लेते हैं। क्या हुआ? देखो, कुस्तुनतुनिया क्षेत्र पर अरबों का आक्रमण हुआ, उस क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार जमा दिया, जिस कारण यूरोप का भारत से जो व्यापारिक संबंध थे वो टूट गए। लेकिन किसी तरह उन्हें व्यापारिक संबंध जोड़ने थे, अर्थात जो भारत था सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज स्टार्ट कर दी और इस प्रकार वास्को डी गामा तथा कोलंबस ने भारत की खोज के लिए निकले, लेकिन वो अमेरिका की खोज कर बैठे। लेकिन वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकले और भारत की खोज ही कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी के आगमन का क्रम और कंपनी की स्थापना कैसे होती है। देखो, कंपनी के आगमन का क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी कंपनी किस क्रम में आई, ठीक है। तो इसे हम ट्रिक से देखते हैं और इन्हें याद करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है पुर्तगाली आती है 1498 में। 1498 में पुर्तगाली जो है वो भारत आते हैं और 1498 में ही पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। इसके बाद जो डच हैं वो 1595 में आते हैं और 1602 में वे अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। इसके बाद जो अंग्रेज हैं वो अंग्रेज 1600 ईस्वी में आते हैं और 1600 ईस्वी में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं।
ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कंपनी की स्थापना से क्या तात्पर्य है। कंपनी की स्थापना से तात्पर्य है कि इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कब की, इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कब की, ठीक है, तो वो डेट है, और ये भारत कब आई वो डेट है, ठीक है। फ्रेंच कंपनी है वो 1664 में भारत आती है, और 1664 में ही फ्रेंच जो अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो पुर्तगाली 1498 में भारत आए, डच 1595 में भारत आए, अंग्रेज 1600 में भारत आए, और फ्रेंच 1664 में भारत आए। ऐसे ही पुर्तगाली 1498 में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, डच 1602 में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, अंग्रेज 1600 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, और फ्रेंच 1664 में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। लेकिन अब आप कंफ्यूज रहोगे कि इन्हें याद कैसे करें, तो ठीक है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। देखो, गाली सुनकर डच को अंग्रेजों ने फेंका। अब आप किसी को गाली दोगे तो वो मारेगा जरूर आपको, तो गाली से हुआ पुर्तगाली, ठीक है, डच से हुआ डच, अंग्रेजों से हुआ अंग्रेज या ब्रिटेन, और फेंका से हुआ फ्रेंच, ठीक है। इसकी एक और ट्रिक है PDEDF, ठीक है, PDEDF। तो P से हुआ पुर्तगाल, D से हुआ डच, E से हुआ इंग्लिश या अंग्रेज, और D से हुआ डेनमार्क, और F से हुआ फ्रेंच। क्योंकि डेनमार्क इतनी इम्पोर्टेंट कंपनी नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके बारे में इतना डिटेल से नहीं बताया, लेकिन आपको फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में व्यापारिक कोटि की इन्होंने कब स्थापना की और कहाँ पे स्थापना की, ठीक है। हमने क्या देखा है अभी कि वो किस क्रम में भारत आए और कब भारत आए, और उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कब की। लेकिन अब हम देखेंगे कि भारत में वो प्रथम अपनी व्यापारिक कोठी है वो कहाँ पे स्थापना करते हैं उसकी, ठीक है। पुर्तगाली है वो कोचीन में 1503 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं, ठीक है। अंग्रेज 1608 में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। देखो, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने 1608 में अपनी कंपनी की स्थापना की, सॉरी, अपनी फैक्ट्री की, सूरत में फैक्ट्री बनाने का कार्य स्टार्ट किया। लेकिन जो 1608 वाली सूरत की फैक्ट्री है ये 1613 में जाकर बनकर तैयार होती है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में 1613 भी मिलेगा, तो आपको वहाँ पे 1613 टिक करना है, नहीं तो 1608 टिक करना है, क्योंकि 1608 में वो बननी स्टार्ट हुई थी और 1613 में जाकर वो बनकर तैयार हुई थी। इसके बाद डचों ने जो अपनी व्यापारिक कोठी है वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्टार्ट की, मतलब स्थापना किया, ठीक है। और जो फ्रांसीसी है उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में 1668 में स्थापित की। पुर्तगालियों ने कोचीन में 1503 में, अंग्रेजों ने सूरत में 1608 में, डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 में, और फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 में। तो ये मैंने आपको जो ये डेट बताई है और जो ये स्थान बताए हैं आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुर्तगाली। चूँकि पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले भारत आए थे, तो सबसे पहले हम इन कंपनियों को क्रम में देखते हैं कि कैसे ये कंपनी भारत आई, ठीक है, और किस मार्ग से किस तरह से भारत आई। तो सबसे पहले हम पुर्तगालियों को देखते हैं। देखो, अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत में आए थे पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली जो है वो अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत में आए थे, आपको मैप में दिख जाएगा। जिस मार्ग से जो पुर्तगाली भारत आए थे उस मार्ग को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। इस मार्ग से ही वास्को डी गामा भारत आए थे तथा कालीगढ़ बंदरगाह पर आए थे, ठीक है। उस समय वहाँ के जो राजा थे जमोरियन ने उनका भव्य स्वागत किया था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत आए तो वहाँ के कौन स्थानीय राजा थे, तो आपको बताना है जमोरियन, ठीक है। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक जिन्होंने रास्ता दिखाया, अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत की जो पश्चिमी तट है
उस पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर, जो केरल में है, 20 मई 1498 को पहुंचा। ठीक है। इसके बाद जो पुर्तगाली है वो यहाँ से मसाले, कपड़े आदि पुर्तगाल ले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने बेचा, और सारे खर्चे निकालने के बाद उन्हें जो लाभ प्राप्त हुआ वो 60 गुना था, और यह बहुत अधिक लाभ था। आप इमेजिन करो, 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है। इसका नतीजा जो है वो यह हुआ कि 1500 ईस्वी में पुर्तगाल से एक और समूह भारत आया, और जो पेड्रो एल्ब्रेज के नेतृत्व में आया और व्यापार करते हैं, तथा 1502 ईस्वी में पुनः जो है वास्को डी गामा भारत आते हैं और व्यापार संचालित करते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि कौन से पुर्तगाली राजा हैं जिनके कहने पर जो ये वैश्विक भौगोलिक खोजें हैं, पानी के रास्ते की जो खोज है, उन्हें बढ़ावा मिला या उन्होंने भारत के रास्ते की खोज कर दी। तो पुर्तगाली राजा थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के कहने पर वैश्विक भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिला तथा भारत की खोज कर डाली। अब हम उन पुर्तगाली गवर्नर को या वायसराय को देखते हैं जो भारत आए, और उनके कार्यों को देखते हैं कि उन्होंने पुर्तगाल के संबंध में यहाँ पर क्या कार्य किए। ठीक है। और उन कार्यों को देखते हैं जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली वायसराय थे वो अल्मीडा थे। ठीक है। तो वो जो 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत रहते हैं, ये वायसराय के रूप में भारत में आए। ठीक है। इनके नेतृत्व में ही भारत में पुर्तगाली कंपनियों का विकास प्रारंभ हुआ, और इन्हें भारत में प्रथम वायसराय कहा जाता है या प्रथम गवर्नर कहा जाता है पुर्तगाली का। तो ये पहले प्रथम गवर्नर या वायसराय थे पुर्तगाली के भारत में। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी होती क्या है? देखो, हिंद महासागर के महासागरीय क्षेत्र में अपना कब्जा जमाने के लिए इस मार्ग से होने वाला व्यापार अपने हाथों में लेने के उद्देश्य से जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई गई। ठीक है। तो अल्मीडा के जो दो कार्य हैं, प्रथम गवर्नर थे या वायसराय थे पुर्तगाल के। ठीक है। और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अल्बुकर्क। ठीक है। अल्बुकर्क ये 1509 से 1515 तक भारत में रहते हैं। इन्हें पुर्तगाल का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जो अल्बुकर्क हैं, इन्हें पुर्तगाल का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो कोचीन को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? कोचीन को बनाया। इन्होंने कुछ अभियान चलाए। कैसे अभियान चलाए, अब उन्हें देखते हैं। देखो, अल्बुकर्क के नेतृत्व में 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा जीतकर उस पर कब्जा कर दिया। ठीक है। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से इन्होंने गोवा जीता और उस पर कब्जा कर लिया। जो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आते हैं और ये गोवा पर अपना अधिकार 1961 में छोड़ते हैं। ठीक है। कब छोड़ते हैं? 1961 में छोड़ते हैं। 1510 में उन्होंने गोवा पर कब्जा किया और 1961 में सबसे बाद में गई है यहाँ से। ठीक है। इन्होंने विवाह नीति चलाई। अब ये विवाह नीति क्या थी? देखो, ये जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने भारतीय महिलाओं से विवाह करना स्टार्ट कर दिया, जिससे भारतीय उन्हें अपना समझने लगते थे, जिससे पुर्तगाली अपनी स्थिति भारत में और अधिक मजबूत बना लेते थे। ठीक है। भारतीय महिलाओं से विवाह करके। ठीक है। तो इनके जो इम्पोर्टेंट कार्य है, इन्हें पुर्तगाल का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा जीता। ठीक है। और इन्होंने विवाह नीति चलाई। इनके बाद में ये आते हैं नीनो दी कुन्हा। ठीक है। नीनो डी कुन्हा। देखो, इनके जो काम थे, इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। और 1535 में इन्होंने दीव को जीता और 1559 में इन्होंने दमन को जीता। 1565 में दीव को जीता, 1559 में दमन को जीता। देखो, जो पुर्तगाली हैं, इन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी। अतः जो पुर्तगाली हैं, इन्हें प्रिंटिंग प्रेस का जनक माना जाता है।
और जो पुर्तगाली हैं इनके द्वारा सर्वप्रथम भारत में लाकर की गई खेती थी वो है तंबाकू। तो इन्होंने सबसे पहले तंबाकू की खेती भारत में की थी। इसके बाद आते हैं डच पे। तो जो डच हैं उनके बारे में देखते हैं। तो कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में 1595-96 में डच पूर्वी एशिया की ओर अभियान लेकर आते हैं और सबसे पहले ये डच इंडोनेशिया क्षेत्र में जाते हैं तथा वहाँ मसाला का व्यापार शुरू करते हैं। इसके बाद वे भारत में आते हैं और इन्होंने यहाँ वस्त्र का व्यापार शुरू किया। कहा जाता है कि जहाँ पुर्तगालियों ने भारतीय मसालों को प्राथमिकता दी, वहीं डचों ने भारतीय कपड़े को प्राथमिकता दी। इसका कारण यह है कि डच मसाले इंडोनेशिया से खरीदा करते थे। तो डच पहले इंडोनेशिया गए, वहाँ से वो मसाले खरीदते थे और भारत से वो कपड़ा, ठीक है। लेकिन पुर्तगाली भारत से मसाले खरीदते थे, ठीक है। 1759 का आपको वेदरा का युद्ध याद रखना है जो बंगाल में होता है और ये डचों और ब्रिटेन के बीच में होता है, जिसमें डच पराजित जो है डच वो हो जाते हैं, ठीक है। बंगाल में डच और ब्रिटेन के बीच में हुआ और डच जहाँ पराजित हो जाते हैं। इसके बाद हम अंग्रेजों को पढ़ते हैं। देखो पुर्तगाली और अंग्रेजों से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अंग्रेजों को भी ध्यान से पढ़ना है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक कंपनी की स्थापना की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य था पूर्वी भाग में जाकर व्यापार करना। जिस समय कंपनी की स्थापना हुई, जब एलिजाबेथ ने कंपनी की स्थापना की, उस समय वंश के जो शासक थे वो कौन थे? अकबर थे। जब कंपनी की स्थापना हुई 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम कंपनी का व्यापार बढ़ाने के लिए अपने दूत कैप्टन हॉकिंस को भारत में भेजते हैं। तो सबसे पहले भारत में कौन आए? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में अकबर के लिए फरमान लेके आए थे। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो जहांगीर के दरबार में आए थे अकबर के लिए फरमान लेके। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और इस समय जब हॉकिंस आए तो तब यहाँ के शासक जो हैं वो जहांगीर थे। उन्हें तो ये पता था कि अकबर जिंदा है, तो इसलिए वो अकबर के लिए फरमान लेके आए। लेकिन अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई, अब शासन जो था वो जहांगीर कर रहे थे, तो वो जहांगीर के दरबार में अकबर का फरमान लेके आए, ठीक है। लेकिन 1608 ईस्वी में, जो 1608 में एक फरमान के तहत सूरत में फैक्ट्री बनाने का जहांगीर द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। जहांगीर ने अनुमति दे दी कि अब आप 1608 ईस्वी की बात है, तो जहांगीर ने अनुमति दे दी कि अब आप सूरत में फैक्ट्री बना सकते हैं तथा फैक्ट्री बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन 1611 में मसूलीपट्टनम में उनकी पहली फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है और 1608 वाली फैक्ट्री 1613 में बनकर जाकर तैयार हो जाती है। इनके दूत और थे सर टॉमस रो, ठीक है, सर टॉमस रो, एक दूत जो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में कंपनी के संबंध में भारत आए थे। तो इस प्रकार ब्रिटेन की स्थिति भारत में मजबूत होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अंग्रेज जो है वो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं। अब ये सुनहरा फरमान क्या था? देखो, इस फरमान के तहत ब्रिटेन को गोलकुंडा में फ्री व्यापार, बिना टैक्स के व्यापार करने का आदेश प्राप्त हो जाता है और यह पहला कदम था जब उन्हें भारत में फ्री व्यापार मिला। तो ये था सुनहरा फरमान। लेकिन इन्हें 1717 में एक और फरमान मिलता है। देखो 1717 ईस्वी की बात है। जॉन सरमन की सिफारिश पर फर्रुखसियर द्वारा 1717 में एक फरमान जारी किया जाता है और इस फरमान के 3 बिंदु है। इस फरमान को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट फरमान है और यही फरमान आगे चलकर बक्सर और प्लासी के युद्ध का कारण बनता है। तो इस फरमान के तहत 3000 वार्षिक रुपए, ठीक है, 3000 वार्षिक रुपए में मुगलों ने बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। सेकंड पॉइंट क्या है? 10,000 वार्षिक लेकर सूरत में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। और थर्ड है, बम्बई क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा जो सिक्के चलाए जा रहे थे उन्हें पूरे भारत में चलाने की इजाजत दे दी, ठीक है। इसका पहला बिंदु है कि 3000 वार्षिक रुपए
लिए मुगलों ने और बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार करने का आदेश दे दिया। दूसरे में 10,000 वार्षिक लेकर सूरत में मुफ्त व्यापार का आदेश दिया और बम्बई क्षेत्र में जो अंग्रेजों द्वारा सिक्के चलाए जा रहे थे उन्हें पूरे भारत में चलाने की इजाज़त दे दी। यह एक विशेष प्रकार की रियायत थी जो किसी भी यूरोपियन कंपनी को भारत में प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं अंग्रेजों से रिलेटेड। देखो 1661 की बात है। 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होता है। 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होता है और परिणाम स्वरूप जो बम्बई क्षेत्र जो पुर्तगाल के नियंत्रण में था उसे दहेज स्वरूप ब्रिटेन के राजा को दे दिया जाता है। कमाल की बात देखो। ठीक है, भारत का कोई क्षेत्र है, विदेशी कंपनियां एक दूसरे को गिफ्ट में दे रही है। देख रहे हो ना कितना कमाल की बात है। 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ और बम्बई क्षेत्र पर पुर्तगाली का जो नियंत्रण था उन्होंने दहेज स्वरूप उसे किसे दे दिया? ब्रिटेन के राजा को। अब ब्रिटेन के राजा के पास बम्बई था, ठीक है, क्योंकि दहेज में मिला था, तो उन्होंने उस क्षेत्र का क्या किया? ब्रिटेन के राजा ने 1668 में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक दर से किराए पर दे दिया कंपनी को। ठीक है, कंपनी को दे दिया तथा व्यापार की खुली छूट दे दी। ठीक है, इसके बाद एक और घटना होती है। औरंगजेब के समय अंग्रेज हुगली नदी पर अपना नियंत्रण करने के लिए मुगलों के जहाज़ों पर नियंत्रण करना चाहते थे। परेशान होकर औरंगजेब ने अंग्रेज अधिकारी सर जॉन चाइल्ड से युद्ध करके पराजित कर दिया। ठीक है, लेकिन बाद में जो है कुछ हर्जाना या जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में जो क्षेत्र थे उन्होंने उन्हें प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित किया और इस प्रकार इनकी 3 प्रेसिडेंसी थी और इनमें इन्होंने किले भी बनाए। ठीक है, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी प्रथम प्रेसिडेंसी था और इनके प्रमुख आयर को बनाया गया था। इसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी भी इनके नियंत्रण में थी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख किले भी थे। 3 किले थे। पहला था फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में था, दूसरा था फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था और तीसरा था फोर्ट लुई जो पांडिचेरी जो वर्तमान पुडुचेरी है उसमें था। इनके बाद जो है डेनमार्क कंपनी 1616 में आई थी और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर में लगाई थी। और इसके बाद जो है सबसे लास्ट में आती है वो स्वीडिश कंपनी आती है जो सबसे बाद में 1731 में आई थी। तो इन दोनों कंपनी से बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद हम फ्रांस पर चलते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी जो भारत आए हैं उन्हें देखते हैं। देखो, फ्रांस के शासक लुई 14वें के शासनकाल में 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई और ये भारत में 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाते हैं। ठीक है, 1664 में कंपनी की स्थापना करते हैं और 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाते हैं तथा दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। ठीक है, 1673 में फ्रांसीसी जो है वो पांडिचेरी पर कब्जा कर लेते हैं और बाद में 1954 तक उनका कब्जा रहता है। ठीक है, पांडिचेरी पर वो कब्जा कर लेते हैं, पुडुचेरी पर, और सबसे बाद तक 1954 तक इनका कब्जा रहता है। 1674 में चंद्रनगर पर कब्जा कर लेते हैं और माही कराइकल जो हैं उन पर भी फ्रांस का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, ब्रिटेन की तरह फ्रांस भी भारत पर कब्जा जमाने तथा व्यापार बढ़ाने में सफल रहे, लेकिन जो ब्रिटेन है और फ्रांस है दोनों प्रतिस्पर्धी के रूप में इनके बीच में संघर्ष चलता है और जिसमें हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। भारत के इतिहास में 3 कर्नाटक युद्ध देखने को मिलते हैं। देखो, अब हम इन 3 कर्नाटक युद्धों को देखेंगे और इन्हें पढ़ेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका काल। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 में होता है। इसका कारण यह हुआ कि यूरोप में एक देश है, ठीक है, ऑस्ट्रिया,
और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए कि कौन उत्तराधिकार बनेगा, उसमें युद्ध होता है। ठीक है, किनके बीच होता है? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ठीक है, लेकिन यह युद्ध कब समाप्त हुआ? एक संधि से समाप्त होता है, एक्स ला सापेल की संधि 1748 में होती है और इस युद्ध की समाप्ति होती है। ठीक है, लेकिन इस युद्ध के समय एक और युद्ध होता है। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध चल रहा था तो उसके समय सेंट थॉम का युद्ध होता है 1748 में। ठीक है, तो 1746 से 48 में कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। एक्सलास सेपिल की संधि से ये युद्ध खत्म होता है और प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय सेंट थॉम का युद्ध 1748 में होता है। अब हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में देखते हैं। 1749 से 1754 में यह युद्ध चलता है। ठीक है, देखो दक्षिण भारत में आप देखोगे तो हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण होता है कि कौन हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकारी बनेगा। एक गुट को सपोर्ट करते हैं फ्रांसीसी, एक गुट को सपोर्ट करते हैं अंग्रेज, और इन दोनों के बीच युद्ध होता है। पांडिचेरी की संधि के बाद ये युद्ध समाप्त होता है और इस युद्ध के समय अंबूर का युद्ध छिड़ा, जिसमें एक फ्रांस गुट था और एक अंग्रेज गुट था। ठीक है, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय चलता है अंबूर का युद्ध। ठीक है, इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। ये 1756 से 1763 तक 7 वर्ष का युद्ध चलता है। देखो ये सप्तवर्षीय युद्ध होता है जो यूरोप में 1756 से 1763 तक चलता है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ठीक है, इसकी जो युद्ध समाप्त होता है, इसकी जो संधि होती है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होती है और पेरिस की संधि 1763 में इस युद्ध में होती है। ठीक है, लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय जो विशेष बात रही वो ये रही कि इस समय वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में और फ्रांस तथा ब्रिटेन के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें फ्रेंच जो है वो हार जाते हैं। अंग्रेज की तरफ से आयरकोट नेतृत्व कर रहे हैं और फ्रेंच की तरफ से काउंट लाली जो है वो इसका नेतृत्व करते हैं। सबसे पहले 1746 से 48 से कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। इसका कारण यह है कि यूरोप में एक देश था ऑस्ट्रिया। ठीक है, उसमें उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध होता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ये युद्ध समाप्त होता है एक्स ला सापेल की संधि द्वारा 1748 में और इस युद्ध की विशेष बात ये थी कि इस युद्ध के समय एक युद्ध होता है सेंट थॉम का युद्ध 1748 में। द्वितीय युद्ध जो है वो 1749 से 1764 तक चलता है। हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण हो जाता है। एक गुट को फ्रांस सपोर्ट करता है, एक गुट को अंग्रेज सपोर्ट करते हैं और यह युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी या पुदुचेरी की संधि द्वारा 1755 में समाप्त होता है। और इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय अंबूर का युद्ध होता है, जिसमें फ्रेंच और अंग्रेजी गुट के बीच तनावपूर्ण स्थिति रहती है। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध आता है 1756 से 1763। क्योंकि ये 7 वर्ष के लिए चलता है तो इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। ये यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चलता है 1756 से 1763 तक। इस युद्ध की जो संधि है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होती है और 1763 में होती है। लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय भारत में वाल्डीवास का युद्ध होता है 1760 में और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच ये युद्ध चलता है। अंग्रेज की तरफ से आयरकुट नेतृत्व करते हैं और फ्रांस की तरफ से काउंट लाली इसका नेतृत्व करते हैं। फ्रांस जो है हार जाते हैं और अपना बोरी बिस्तर लेकर किसी कोने में बैठ जाते हैं। अब हम इस युद्धों को ट्रिक से देखेंगे तो पहली संधि थी एक्स ला सापेल की संधि, तो एक्स ला सापेल से एक्स उठाएंगे, पांडिचेरी का पा उठाएंगे और पेरिस का पे उठाएंगे, तो एक्स पापे इसकी ट्रिक हुई एक्स पापे। ठीक है, तो ये थी आधुनिक भारत की पहली वीडियो। इसके बाद हम और वीडियो भी ऐसी क्रम में लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।